पति की अर्थी उठते ही ससुर ने विधवा बहू के जेवर नोच लिए और आधी रात को घर से निकाल दिया। तभी घर के अनाथ नौकर ने बहू के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और बोला, दोस्तों, इंसान की पहचान उसके अच्छे वक्त में नहीं बल्कि बुरे वक्त में होती है। जब अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं तब रिश्तों की असलियत सामने आती है। आज की कहानी ऐसी ही बदनसीब बहू की है जिसके सर से पति का साया उठते ही ससुराल वालों ने उसे बोझ समझ लिया, लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने उसका हाथ थाम लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। तो चलिए आंसू और जज्बातों से भरी इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि औरत की इज्जत करना हर धर्म मर्द का धर्म है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे सुल्तानपुर की। यहाँ एक बहुत ही रसूखदार व्यक्ति थे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप का पूरे इलाके में बड़ा नाम था। उनकी हवेली प्रताप निवास शानो शौकत की मिसाल थी। भानु प्रताप का व्यापार बहुत फैला हुआ था, लेकिन घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था रंजीत। रंजीत को बचपन से ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। न उसे पढ़ाई में मन लगता था और न ही व्यापार में। उसे बस दोस्तों के साथ घूमना, शराब पीना और जुआ खेलना पसंद था। ठाकुर भानु प्रताप ने सोचा कि बेटे की शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी आएगी और वह सुधर जाएगा। उसी उम्मीद में उन्होंने रंजीत की शादी एक गरीब लेकिन संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की सुधा से करवा दी। सुधा देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही सुशील। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सुधा जब ब्याह कर हवेली में आई तो उसे लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हवेली बाहर से जितनी चमकती है अंदर से उतनी ही काली है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुधा को रंजीत की असलियत पता चल गई। वह रोज रात को शराब के नशे में धुत होकर घर आता और सुधा के साथ मारपीट करता। सुधा चुपचाप सब सहती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका प्यार और समर्पण रंजीत को बदल देगा। ठाकुर भानु प्रताप को भी सब पता था, लेकिन वह अपनी झूठी शान के खातिर चुप रहते थे। वह सोचते थे कि घर की बात बाहर जाएगी तो उनकी नाक कट जाएगी। इस हवेली में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था बिरजू। बिरजू अनाथ था। जब वह 5 साल का था तो उसके माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। ठाकुर भानु प्रताप ने उसे दया करके हवेली में रख लिया था। तब से बिरजू यहीं पला बड़ा था। वह 25 साल का गबरू जवान था। वह हवेली के सारे काम करता था, गाड़ी चलाने से लेकर गाय भैंसों को देखने और खेती बाड़ी संभालने तक। और ठाकुर साहब का सबसे बहुत वफादार था। बिरजू ने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार की सेवा में लगा दी थी। बिरजू अक्सर देखता था कि रंजीत भैया भाभी सुधा के साथ कैसा सलूक करते हैं। कई बार जब रंजीत सुधा पर हाथ उठाता तो बिरजू का खून खौल उठता था, लेकिन वह एक नौकर था, अपनी मर्यादा लांघना उसे नहीं आता था। वह दूर खड़ा रहकर बस अपनी मुट्ठियां भींच कर रह जाता। सुधा की आंखों में आंसू देखकर बिरजू का दिल पसीज जाता था। वह मिनी में सुधा को देवी मानता था। जब भी सुधा को किसी चीज की जरूरत होती बिरजू दौड़ कर लाता। वह कोशिश करता कि सुधा को कोई तकलीफ ना हो। समय बीतता गया। सुधा की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। एक रात रंजीत अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वह बहुत ज्यादा नशे में था और गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। शहर के बाहर वाले हाईवे पर उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही यह खबर हवेली पहुंची को आराम मच गया। ठाकुर भानु प्रताप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई थी। सुधा तो जैसे पत्थर की मूर्त बन गई। उसके सुहाग का उजड़ना, चाहे वह जैसा भी हो, एक भारतीय नारी के लिए सबसे बड़ा वज्रपात था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रंजीत का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन असली तमाशा तो रंजीत की मौत के 13 दिन बाद शुरू हुआ। 13वीं की रस्म पूरी होते ही ठाकुर भानु प्रताप के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। उनके दूर के रिश्तेदार और कुछ मतलबी लोग उनके कान भरने लगे। ठाकुर साहब, अब इस बहू का यहाँ क्या काम? बेटा तो जहाँ नहीं, जवान है, सुंदर है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो आपके खानदान की नाक कट जाएगी। और वैसे भी जब से यह आई है घर में कलेश ही बढ़ा है। यह तो है ही अब शकुनी आते ही आपके बेटे को खा गई। ठाकुर भानु प्रताप ने जो पहले से ही अपने बेटे के गम में पागल थे, इन बातों में आ गए। उन्हें लगने लगा कि सुधा ही उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार है। साथ ही उनके मन में लालच भी आ गया। सुधा के नाम पर कुछ जमीनें थी जो उसके पिता ने शादी के वक्त दी थी। ठाकुर चाहते थे कि सुधा को घर से निकाल दे ताकि वह भी हवेली में ही रह जाए। शाम का वक्त था। हवेली के आंगन में पंचायत बैठी थी। सुधा कोने में सिर झुकाए रो रही थी। ठाकुर भानु प्रताप ने कड़कती आवाज में कहा, सुनो सब लोग, मेरे बेटे की मौत का कारण यह मनहूस औरत है और जब से इसने मेरे घर में कदम रखा मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। आज मैं फैसला करता हूँ कि यह अब इस हवेली में नहीं रहेगी। इसका जो भी सामान है लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। यह सुनकर सब सुधा यह सुनकर सन्न रह गई। वह दौड़कर अपने ससुर के पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे बूढ़े माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मुझे अपने चरणों में पड़ी रहने दीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन ठाकुर का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने सुधा को लात मारकर दूर हटा दिया। दूर हट पापीनी, तेरे आंसू से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। और खबरदार, जो एक भी जेवर अपने साथ ले गई वो सब मेरे खानदान की अमानत है। यह कहते हुए ठाकुर ने सुधा के गले से मंगलसूत्र और हाथों से कंगन बड़ी बेरहमी से नोच लिए। सुधा चीखती रही, लेकिन वहां मौजूद किसी भी रिश्तेदार का दिल नहीं पसीजा। सब तमाशबीन बने देख रहे थे। अंधेरी रात थी और बाहर जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। ठाकुर ने सुधा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक ले गए। निकल जा यहाँ से, दोबारा अपनी मनहूस शकल मत दिखाना।
ठाकुर ने जैसे ही सुधा को धक्का दिया, वह कीचड़ में गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। दोस्तों, आगे जो हुआ वह सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि यह कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। सुधा ने घबरा कर ऊपर देखा, वह बिरजू था। बिरजू तो आज तक ठाकुर साहब के सामने नजर उठाकर बात नहीं करता था, उसकी आंखों में अंगारे दाग रहे थे। उसने सुधा को सहारा देकर खड़ा किया और अपनी सिर से पगड़ी उतारकर सुधा के कीचड़ सने पैरों पर रख दी। पूरे गांव में ठाकुर भानु प्रताप यह देखकर हक्के बक्के रह गए। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, बिरजू तेरी यह मजाल, तू एक नौकर होकर मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा, इस कुलछनी को सहारा देगा? बिरजू ने बड़े ही शांत लेकिन भारी स्वर में जवाब दिया, मालिक मैंने आपकी नमक खाया है, इसलिए आज तक चुप रहा था, लेकिन आज आप धर्म की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। यह बहू रानी है इस घर की, इसका पति मरा है लेकिन इसका अधिकार नहीं मरा है। आप इन्हें घर से निकाल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, या इसलिए कि आप इनकी दौलत हड़पना चाहते हैं? ठाकुर गुस्से से कांपने लगे, तू मुझे जबान लड़ाएगा? निकल जा तू भी इसके साथ, आज से तेरा भी इस हवेली से दाना पानी बंद। बिरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी हवेली की भीख नहीं चाहिए मालिक, यहाँ नारी का सम्मान नहीं, वो घर नहीं शमशान है। और सुन लीजिए, आज से सुधा जी अनाथ नहीं, अगर इन्हें मंजूर हो तो मैं इनकी ढाल बनूंगा। सुधा हैरान होकर बिरजू को देख रही थी। जिस इंसान को उसने हमेशा सर झुकाकर काम करते देखा था, आज वो उनके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा था। बिरजू ने सुधा के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे रहते कोई आपकी तरफ आंख नहीं उठाकर नहीं देख सकता। मेरा अपना छोटा सा घर है, अगर आप चाहें तो अगर वो घर पवित्र हो जाएगा। मैं आपको पत्नी का दर्जा देने की तो शायद अभी हैसियत नहीं रखता, लेकिन एक सेवक और रक्षक बनकर आपकी सेवा जरूर कर सकता हूँ। सुधा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी नम आंखों से बिरजू की ओर देखा और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। बिरजू सुधा को लेकर अपने छोटे से घर में आ गया। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों ने कहा कि नौकर मालिक की बहू को भगा ले गया, लेकिन बिरजू और सुधा ने किसी की परवाह नहीं की। बिरजू ने शहर जाकर मेहनत मजदूरी की। उसने एक छोटी सी दुकान खोली। सुधा भी पढ़ी लिखी थी, उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाई। बिरजू ने कभी सुधा पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, वह उसे देवी की तरह पूछता रहा। धीरे धीरे सुधा को एहसास हुआ कि असली पति वो नहीं होता जिसके साथ साथ फेरे लिए जाएं, बल्कि वो होता है जो मुसीबत के साथ खड़ा रहे। बिरजू ने निस्वार्थ प्रेम और सेवा से सुधा के जख्मों को भर दिया था। एक साल बाद सुधा ने खुद बिरजू के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उससे शादी करना चाहती है। बिरजू ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। उधर हवेली का क्या हाल हुआ? बिरजू के जाने के बाद हवेली की व्यवस्था चरमरा गई। ठाकुर भानु प्रताप को व्यापार में भारी घाटा हुआ। जिन रिश्तेदारों पर वह भरोसा करते थे, उन्होंने ही उन्हें धोखा देकर जब उनकी जमीन जायदाद हड़प ली। बुढ़ापे में ठाकुर को लकवा मार गया और हवेली वीरान हो गई। कोई उन्हें पानी पूछने वाला तक नहीं था। एक दिन तेज धूप में ठाकुर भानु प्रताप अपनी टूटी हुई खाट पर पड़े प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक कार उनकी हवेली के सामने आकर रुकी। कार से एक सुसज्जित जोड़ा उतरा हुआ, कोई और नहीं बिरजू और सुधा थे। आज बिरजू शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन चुका था और सुधा एक स्कूल चलाती थी। सुधा और बिरजू को देखकर ठाकुर की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस हाथ जोड़कर रो रहे थे। बिरजू ने आगे बढ़कर ठाकुर के पैर छुए और कहा, मालिक हम आपके यहाँ आपको इस हाल में छोड़ने नहीं आए हैं, हमारे साथ चलिए। हमने शहर में बड़ा घर लिया है, वहाँ आपकी सेवा होगी। सुधा ने फिर ससुर जी के पैर छुए और कहा, पिताजी जो हुआ उसे भूल जाइए, आप मेरे पिता समान हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान घर में ही होता है। ठाकुर भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फुट फुट कर रोने लगा। उन्होंने काफी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने कंकड़ समझकर जिसे फेंक दिया था, असल में वही हीरा थी। और बिरजू तू नौकर नहीं, तू मेरा असली बेटा है। रंजीत तो मेरे कर्मों की सजा था, लेकिन तू मेरे पुण्य का फल है। दोस्तों, बिरजू और सुधा ने ठाकुर को अपने साथ ले जाकर उनकी खूब सेवा की। ठाकुर वाले जो कल तक ताने मारते थे, आज बिरजू और सुधा की महानता के गुणगान गाते नहीं थकते। कहानी के अंत में आपसे बस इतना ही कहूंगा, रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और त्याग से बनते हैं। एक औरत को दौलत या महलों की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इज्जत और प्यार की जरूरत होती है, जो उसे बिरजू ने दिया। दोस्तों, अगर बिरजू की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप भी समाज से लड़कर एक बेसहारा का सहारा बनते? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।